अच्छा जी, कल हमने गुफ्तगू शुरू की थी। कुछ बेसिक्स इंट्रो के बाद हमने IS-38 को छेड़ा ही था अभी। और इसके अंदर हमने ये बात की थी कि इंटेंजिबल एसेट होने के लिए 4 बातें होना उसमें ज़रूरी हैं। पहली बात, जाहिर है एसेट है तो उसके लिए एसेट होना ज़रूरी है। फिर हमने कहा उसको नॉन मॉनिटरी होना ज़रूरी है। और हमने कहा उसको विदाउट फिज़िकल सब्सटेंस, क्या आपको याद है? ये लिखा हुआ देख के बता रहे, विदाउट फिज़िकल सब्सटेंस होना ज़रूरी है। चौथा पॉइंट देने से पहले मैं तीसरा देने से पहले मैं ये चौथा पॉइंट ही एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पॉइंट है। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस से आपके जहन में क्या तस्वर पैदा होता है? विदाउट जी, जिसको टच ना कर सके, तो फिर उसके लिए क्या यूं नहीं कह देना चाहिए था विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, है ना? कोई वजह हो सकती है कि लफ्ज़ एग्जिस्टेंस के बजाय सब्सटेंस इस्तेमाल किया गया। जी, फील नहीं किया जा सके इसे। फील तो बहुत सारी इंटेंजिबल चीज़ें आप कर लेते हैं, दर्द भी फील कर लेते हैं। कहते हैं ना, दिल की चोट ऊपर से कहीं मालूम होती है, और दिल की चोट ऊपर से नहीं मालूम होती है। अभी महीना है, चिल करें। मेरा ख्याल है 30 अप्रैल के राउंड रिजल्ट आ जाएगा। 4 मई को। अच्छा जी, हाँ जी। प्राइमरीली फिजिकल नहीं होना चाहिए, यानी वेरी गुड। जब आप अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रिमेंबर? तो यहां पे लफ्ज सब्सटेंस क्या बताता है आपको? द रियलिटी ऑफ समथिंग, नॉट द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, है ना? हम कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म में दैट द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन देयर रियलिटी rather than their legal form, कि उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल नज़र आ रही है उस पे मत जाइए, बल्कि उसका जो हकीकत है उसको देखिए। तो ये दरअसल सब्सटेंस उस हकीकत की तरफ आपको मुतवज्जे कर रहा है कि शायद उसकी कोई फिज़िकल शक्ल हो, लेकिन दर हकीकत वो फिज़िकल शक्ल कोई एसेट नहीं है, उसकी हकीकत कुछ ऐसी है जो विदाउट फिज़िकल सब्सटेंस है। मिसाल के तौर पे आपने एक क्रिकेट टीम एक्वायर कर ली, ये जो लीग्स होती हैं, आपने कहा जनाब ये मैंने 10, 12, 14 खिलाड़ी जो हैं ये एक्वायर कर लिए। ऑन फेस ऑफ इट लुक्स लाइक के ये एक क्रिकेट प्लेयर हैं और इनको असल में इनको थोड़ी एक्वायर किया है। अपेरेंटली दिस इज अ फिजिकल मैन, बट मैंने इनको नहीं एक्वायर किया, असल में तो इनके प्लेइंग राइट्स एक्वायर कर लिए, विच आर विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। असल में तो इनका वो स्किल सेट के राइट्स ले लिए कि भाई अगले 6 महीने तो मेरे साथ खेलोगे, या मेरे क्लब में खेलोगे, या मेरी टीम में खेलोगे। तो दोज प्लेइंग राइट्स आर विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ऑल्दो द मैन इज वेरी फिजिकल, द गेम इज वेरी फिजिकल, और इवन द कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे दरमियान में साइन होगा ऑन अ स्टैम्प पेपर, दैट विल बी वेरी फिजिकल। बट उसकी हकीकत तो ये है ना कि वो कागज़ का टुकड़ा तो मेरा एसेट नहीं है, ये बंदा मेरा एसेट नहीं है, असल में तो वो राइट्स मेरे एसेट हैं जो कि उसके अंदर एम्बॉडीड हैं। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे कहा गया विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। और चौथी या तीसरा पॉइंट जो मैंने छोड़ा था वो क्या है, आखिरी पॉइंट, वो है आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल, किसी एसेट के आइडेंटिफाइबल होने के लिए ये ज़्यादातर ये ज़रूरी है कि वो सेपरेबल हो। सेपरेबल का क्या मतलब है? कि जिसको आप अपने से जुदा कर सकें।
मिसाल के तौर पे आपके पास एक एसेट है जिसको आप किसी को सेल कर सकते हैं, यू कैन सेपरेट इट, यानी ये एलिनेट हो सकता है ना, आपसे अलग हो सकता है। एलिनेट होना मीन मेरे और उसके दरमियान फ़र्क आ सकता है। तो अगर मैं एक एसेट किसी को बेच सकता हूँ तो वो सेपरेबल है। अगर मैं वो एसेट किसी को लीज पे दे सकता हूँ, फाइनेंस लीज पे, अब फाइनेंस लीज क्या होती है ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, तो ये सेपरेबल है। फाइनेंस लीज का मतलब एक ऐसी लीज होती है जिसमें दरअसल वो एसेट मैंने किसी को दे ही दिया होता है। जैसे आप बैंक के पास जाते हैं और उसको कहते हैं जनाब मुझे एक गाड़ी लीज कर दें, मैं आपको 5 साल में इसकी पेमेंट कर दूंगा, 5 साल बाद गाड़ी मेरी हो जाएगी। तो आपने एसेट लिया है लीज पे, और इस लीज का रिजल्ट क्या निकलेगा, एंड पे वो एसेट अब आपका ही है। तो दरअसल बैंक ने तो जिस मूवमेंट आपको वो गाड़ी लीज पे दी, बैंक ने वो गाड़ी दे दी, बैंक की तरफ से गई। हाँ ठीक है, अभी उसकी ओनरशिप उसने आपको नहीं दी, उसके टाइटल डॉक्यूमेंट आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं किया। जब आप बैंक से गाड़ी लीज पे लेते हैं तो बैंक आपको उसकी मलकियत नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि आपने भी पैसे पूरे नहीं दिए। तो जब आपकी किस्तें पूरी हो जाएंगी तो वो आपके नाम गाड़ी ट्रांसफ़र कर देगा। वो गाड़ी की ओनरशिप उसका अपने हाथ में रखना इसलिए नहीं है कि वो एसेट का मालिक है, इसलिए है कि उसने ज़मानतन उसकी मलकियत अपने कब्जे में रखी हुई है कि ये गाड़ी लेके भाग ना जाए, मेरे पैसे दिए बगैर ना निकल जाए। असल में तो एसेट उसने आपको बेच दिया है, बट लेकिन मलकियत के कागज़ अपने हाथ में रख के बैठा हुआ है ताकि आप पैसे दे दें। जैसे आप एक बिजनेस बैंक से फाइनेंसिंग लेने जाता है कि जनाब ये मैं एक प्रोजेक्ट लगाने लगा हूँ, मुझे 1 अरब रुपया कर्जा दे दें। वो कहता है भाई कोई एसेट बताओ जो मॉर्गेज करोगे पैसे लेने के लिए। मैं कहता हूँ ये मेरी ज़मीन है फलानी जगह पे 5 अरब की, तो ये मॉर्गेज कर ले। वो ज़मीन मॉर्गेज उसने क्यों की है? ताकि मैं वो पैसे लेके भाग ना जाऊँ, ताकि ये ना हो कि कल को मैं उसके पैसे ना वापस करूँ। उसको पता हो कि भाई मेरे पास ज़मानतन एक चीज़ पड़ी हुई है, मैं इसको बेच दूंगा। तो अगर कल को उस गाड़ी के पैसे मैंने ना दिए तो उस गाड़ी की मलकियत उसके नाम होगी, वो जाके थाने में करा देगा जनाब मेरी गाड़ी थी ये वापस नहीं दे रहा। ठीक है, मैंने इसको लीज पे दी थी, ना ये पैसे दे रहा ना ये गाड़ी दे रहा है, मुझे गाड़ी वापस दिलवाएं, मेरी गाड़ी है ना, मैं मालिक हूँ। तो ये उसकी ज़मानत है। बाकी हकीकत क्या है, सब्सटेंस क्या है, वो एसेट उसने दे दिया। तो दैट इज़ वाई जब हम लफ्ज़ फाइनेंस लीज बोलते हैं इसका मतलब एसेट दे दिया। तो सेपरेबल है कैसे? फॉर एग्जाम्पल बाय डिस्पोजल, बाय सेल, बाय फाइनेंस लीज, दे दिया आपने। तो अगर आप एसेट किसी को दे सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं अपने आप से, तो हम कहेंगे कि ये सेपरेबल है। अगर कोई एसेट सेपरेबल है तो वो एसेट कहलाएगा आइडेंटिफाइबल, और अगर वो एसेट आइडेंटिफाइबल नहीं है तो फिर वो इंटेंजिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर? लेकिन सेपरेबल में एक ऑप्शन भी है कि आइडेंटिफाइबल में एक ऑप्शन भी है। अगर वो एसेट सेपरेबल है तो भी आइडेंटिफाइबल है, और अगर वो एसेट किसी लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से अराइज हो रहा है तो भी वो सेपरेबल है। इवन इफ, तो भी वो आइडेंटिफाइबल है। इवन इफ इट इज नॉट सेपरेबल, ये मैंने जुमला आगे एक्सप्लेनेशन के लिए जोड़ा है। यानी अगर वो एसेट सेपरेट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन से, सेल हो सकता है, फाइनेंस लीज हो सकता है, डिस्पोज ऑफ फेंक दें उसको, डिस्पोज ऑफ हो सकता है, तो वो सेपरेबल है। और सेपरेबल एसेट आइडेंटिफाइबल होता है। और अगर वो एसेट किसी लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से राइज हुआ है तो भी वो आइडेंटिफाइबल है, भले वो सेपरेबल है या नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी मैंने एग्जांपल दी कि हमने एक प्लेयर के खेलने के राइट्स ले लिए हैं, एक फुटबॉलर के, एक क्रिकेटर के, किसी स्पोर्ट्स के प्लेयर के खेलने के राइट्स ले लिए हैं। उन राइट्स में उस प्लेयर ने एक शर्त लगाई है
कि आप ये प्लेइंग राइट्स आगे किसी को बेच नहीं सकते। ये प्लेइंग राइट्स आगे भी बिक जाते हैं। मसलन एक क्लब है, उसने एक फुटबॉलर के राइट्स लिए 6 महीने के लिए, महीने बाद उसने वो राइट्स किसी अगले क्लब को बेच दिए, है ना, सेपरेबल है, यानी ये आगे बिक सकता है। अच्छा, अब ये जो प्लेयर है इसने कहा भाई देखो मैं मतलब कोई ऐसे सौदा नहीं हो गया तो चीनी उठाई तो उन्हें बेच देती, ठीक है, मैं आपके क्लब के नाम को देख के आया हूँ, तो अगर आपने मेरे राइट्स लेने, मैंने आपके साथ ही खेलना है, आप मुझे आगे किसी को नहीं बेच सकते। अब मेरे पास प्लेइंग राइट्स हैं वो सेपरेबल नहीं है, मैं आगे किसी को बेचना चाहूँ ना मैं बेच सकता हूँ, ना मैं लीज कर सकता हूँ, ना मैं डिस्पोज कर सकता, है ना, आगे नहीं मैं किसी को बेच सकता, तो ये सेपरेबल तो नहीं है, बट ये अराइज हो रहा है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आइडेंटिफाइबल है। तो आइडेंटिफाइबल होने के लिए इन दो में से कोई एक शर्त पूरी हो जाए, आइडेंटिफाइबल है। अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट में से निकला है तो भी वो आइडेंटिफाइबल है। अगर वो किसी ऐसी ट्रांजैक्शन से वजूद में आया कि वो सेपरेबल एसेट पैदा हो गया तो भी वो। एक ख्याल जहन में आता है कि यार एसेट तो मैं कोई भी ले लूं, आखिर वो किसी सौदे से ही वजूद में आएगा ना। मेरे जहन में एक सवाल आ सकता है कि एसेट कोई भी ले लूं, ज़बानी सौदे से भी ले लूं, मैं कहूँगा जनाब ये मोबाइल आपने मुझे बेचना है, का बेचना है, मैंने ले लिया, क्या मेरे इनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया? नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो है ना। अब फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ आपको मालूम है ज़बानी भी मुआहिदा तो मुआहिदा ही है ना, तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं? एवरी एसेट प्रोबेबली वुड कम आउट ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? कोई आप सोचें कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जहां एक एसेट पैदा हो और वो इसमें से ना निकले? कोई ऐसी सिचुएशन सोचे? पार्ट्स किस चीज के? हाँ, वो कहाँ से आए हैं? वैसे तो इंटेंजिबल की बात हो रही है, तो उसके आई मीन फिजिकल वाली चीज़ है नहीं, है तो इंटेंजिबल, बट चले समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, टेंजिबल की एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, वो पार्ट्स कहाँ से आए हैं? नहीं, वो तो फिर पूरी मशीन आपने खरीदी है, तो वो अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, बट हम इंटेंजिबल की बात करें, इस में रखिएगा, मशीन सिर्फ आपकी एग्जाम्पल की वजह से मैंने कह दिया। लेट्स टॉक अबाउट सम सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सी सिचुएशन है कि जहां पे अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? मैं ये कह रहा हूं एवरी ट्रांजैक्शन वेयर यू बाय समथिंग, एक्वायर समथिंग, मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, तो हर चीज इसमें फॉलो कर जाएगी, है ना। ये देने की क्या तकलीफ थी उसे? ये इसलिए दिया जरूरी तो नहीं है कि एसेट खरीदना ही है, खुद भी तो बना सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि मैं किसी से खरीदूंगा ही तो एसेट वजूद में आएगा। मैंने खुद से, मिसाल के तौर पे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, मैंने खुद बैठ के बनाना शुरू कर दिया, 6 साल लगे और मैंने कोई जिन बना लिया, तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट अंडर विच दैट एसेट इज एक्वायर्ड, दिस इज सेल्फ बिल्ट। तो सेल्फ बिल्ट एसेट तो इंटरनली जनरेट हो सकता है, तो उसमें क्या गुंजाइश है? सेपरेबल हो। और अगर मैंने किसी से खरीदा है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्चुअल है तो भी ये आइडेंटिफाइबल है, यानी अगर कहीं से बाहर से आया है तो भी ये, और अगर खुद बनाया है तो भी ये, लेकिन खुद बनाए में सेपरेबल होना शर्त है। अगर ये खुद ऐसे बनाया है कि ये सेपरेबल नहीं हो सकता, मिसाल के तौर पे मैंने अपनी कंपनी के लिए कोई ऐसे सिस्टम्स बना लिए हैं जो मेरी कंपनी से ही इंटेग्रल हैं, ये और किसी के काम के नहीं है, ये और किसी बिजनेस में फिट नहीं होते हैं, ये प्योर मेरी ही कंपनी में फिट हो सकते हैं, तो ये सेपरेबल नहीं है। हालांकि बनाए खुद ही हैं बट सेपरेबल नहीं है। और अगर ये इंटेंजिबल हैं और सेपरेबल नहीं है तो फिर ये आइडेंटिफाइबल नहीं है, और अगर ये आइडेंटिफाइबल नहीं है तो इंटेंजिबल नहीं है। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द सेम इज माई गुडविल, है ना, इज माई गुडविल। I make it,
है ना, थ्रू अ कॉन्टिन्यूस एफर्ट मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, है ना, अपना एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को पता लग गया कि यार ये एक आ गया है हूर सोप, देखे आपके दिन में है, कहीं आपने पढ़ा होगा अब हूर सोप को उसने कहा जनाब ये हूर ही बनेगी, हालांकि हूर का और साबुन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं लगता मुझे वैसे आपके इल्म में होगा कि हूर का क्या मतलब होता है आप जानते हैं हूर क्या होता है? नहीं, हूर अरबी में, यानी उसका उर्दू ट्रांसलेशन करूं तो हूर का मतलब होता है बड़ी बड़ी आंखों वाली, उधर साबन नल की ताल्लुक मैं ये सोचता हूँ बड़ी आंखा था साबन नल की ताल्लुक, ये तो किसी मस्कारे वाले को लगाना चाहिए खैर वापस आते हैं, गल फिर बच जानी। वो एसेट जो है वो आइडेंटिफाइबल है, वो हाँ, अब ये फिर भी बात है, ये अंग्रेजी में नहीं समझना है इसको डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव में देखना। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? इफ इट इज सेपरेबल और इट अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाइबल। अब आइडेंटिफाइबल से मुराद एक आम तासर ये आता है कि ये अलहदा से नजर आ रहा है कि यार है ना, ये अलहदा से नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब है कि इफ इट अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट तो ये क्या है, आइडेंटिफाइबल है, और इफ इट इज सेपरेबल तो आइडेंटिफाइबल है। अब इसको अगर आम अंग्रेजी में भी समझेंगे तो उससे मुराद तो यही ली जाएगी ना कि ये इसकी कोई अलहदा से एग्जिस्टेंस में पहचान सकता हूँ, तो जाहिर है जो चीज़ अलहदा से बिक सकती है उसकी अलहदा से एग्जिस्टेंस पहचानी जा सकती है, और जो चीज़ किसी कॉन्ट्रैक्ट से राइज हुई है उसकी अलहदा से एग्जिस्टेंस पहचानी जा सकती है। जाहिर है अगर आपके मेरे बीच को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो किसी चीज़ को मार्क किया गया होगा ना कि इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आइडेंटिफाइबल हो गई। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के साथ ये लफ्ज़ आया आइडेंटिफाइबिलिटी। वहां पे सेपरेबल की टर्म डिफाइन नहीं की गई, वहां पे तो क्लास के तौर पे डिफाइन किया गया कि एसेट की अलग अलग क्लास होनी चाहिए, और फिर उस क्लास के कॉन्सेप्ट को रीवैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से बयान किया गया है कि अगर आप एक एसेट को रीवैल्यू करेंगे तो द होल क्लास ऑफ एसेट विल बी रीवैल्यूड, है ना, इस तरह की बातें की गई हैं। वहां सेपरेबल को जेर बहस नहीं लाया गया। आम अल्फाज में जो हम सेपरेबल से मुराद समझते हैं ये वैसी ही बात है कि एक चीज़ सेपरेट हो सकती है। अब उसने उसको मजीद डिफाइन कर दिया है, सेपरेट कैसे हो सकती है, थ्रू सेल, थ्रू फाइनेंस लीज, थ्रू किसी को लाइसेंस कर दिया, ठीक है, कि दे दी भाई तू चला, अब इसे तू नहीं चलाना है, वो फाइनेंस लीज जैसी बात ही हो गई, तो ये सेपरेबल कहलाएगा। इसको वहाँ डिस्कस किया नहीं है primarily. Yes, if an asset can be sold, if an asset can be finance leased, if an asset can be alienated, it means कि ये क्या है, ये सेपरेबल है। ठीक, एलिनेट का मतलब यही होता है ना, अपने से जुदा कर देना। जी, अच्छा, ये कह रहे हैं सेपरेबल नॉन मॉनिटरी से क्लैश करता है, कैसे? नहीं, कैश सेल आप कर ही सकते हैं, मसलन आपने इनको कैश दिया और बदले में कुछ ले लिया। अच्छा, लेकिन हम कैश को यहां क्यों डिस्कस कर रहे हैं? कैश तो इंटेंजिबल एसेट होता ही नहीं है। ठीक है, ओके, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, करेक्ट, ओके, 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 समझ गया, समझ गया। ये कुर्सी IAS 16 में फॉल करती है, ओके। क्या ये सेल हो सकती है? हो सकती है। क्या ये नॉन मॉनिटरी है या मॉनिटरी है? दोनों ही हो सकती हैं, ओके। मॉनिटरी एसेट क्या होता है?
जिसके बदले में राइट टू रिसीव नहीं मिलता, जो खुद राइट टू रिसीव होता है, या वो कैश होता है। मॉनेटरी एसेट इज द मनी हेल्ड, जो पैसे आप, यानी पैसे, कैश, बैंक, मनी हेल्ड, और राइट टू रिसीव कैश। पैसे, कैश या कैश लेने के राइट्स, ये होते हैं मॉनेटरी एसेट। अब मुझे बताइए कि ये मॉनेटरी एसेट है कि नहीं है? ये मॉनेटरी एसेट नहीं है। हाँ, अगर मैंने इसको बेच दिया उधार पे, तो जो बदले में राइट्स मिलेंगे वो राइट्स मॉनेटरी एसेट हैं, ये नहीं है मॉनेटरी एसेट, ये तो नॉन मॉनेटरी है, बिकॉज दिस इज नॉट कैश, दिस इज नॉट राइट टू रिसीव कैश। द सेम अप्लाइज टू हियर। ओके, कोई सवाल? सो इंटेंजिबल एसेट वाज़ेह हो जाता है क्या है? एग्जाम्पल्स, अभी एक एग्जाम्पल तो हमारी डिस्कस भी हुई थी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आप लेने गए, उसने कहा कि जनाब ये फॉर एग्जांपल $500 का सॉफ्टवेयर है। आपने कहा जी बिस्मिल्लाह, ऐ पढ़ो पैसे। उसने आपको यूं करके एक 8 GB की फ्लैश ड्राइव पकड़ाई, ले जाओ, ठीक, उसके अंदर था सॉफ्टवेयर। Now apparently there is a physical existence of the asset I bought, but we know that the physical existence is not something that I bought. I bought something which was more than this is flash। तो मैं 500 दी ले आनी सी, मैं $500 का क्या लेके आया हूँ? That is something within, वो उसकी वैल्यू है। ये फ्लैश इज जस्ट अ कंटेनर। ये बिल्कुल ऐसी है जिस तरह आप किसी से टमाटर खरीदेंगे तो किसी शॉपर में ही डाल के देगा ना। दैट शॉपर इज समथिंग विच कंटेन्स, दैट्स इट। वो शॉपर तो नहीं खरीदने गए थे, आप तो टमाटर ही खरीदने गए थे। तो ऐसे ही मैंने तो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइसेंस किया है, दे उसने मुझे फ्लैश में दिया। वो चाहता तो मुझे ये भी कह सकता था कि ये आपको URL व्हाट्सएप हो गया है तो क्लिक करो तो डाउनलोड कर लो, ठीक है, तो नाल तो लाइसेंस दी की हुई आ गई है, ठीक है, असली या जाली जैसी भी। सो कहने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर मीन्स दैट सॉफ्ट पार्ट ऑफ द आइटम which is actually called software, that digital part of the item, not the physical part of that item. उसकी कोई DVD होगी for example, but that DVD is not the asset, DVD is just a container, right? उसके अंदर है वो जो उस पर बर्न हुआ वो, that is the software. So वो क्या है? वो आपका intangible asset है। कैसे intangible asset है? एसेट है, जाहिर है उसके अंदर कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे तो हम उसको कह रहे होंगे वो एसेट है। अब आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदा है, कितने का वैसे आजकल? कुछ $400-450 का मेरे ख्याल है लाइसेंस उसका। चलें, आपने ऑफिस 365 का कम है लेकिन फिर वो एनुअल देना पड़ता है, तो अब 150 वाला भी नहीं है, गूगल और टॉरेंट कर लें उसकी, है ना, कोई 2 नंबरियाँ कर लें, लेकिन अब काफ़ी काम टाइट हो गया। अब आपको इस तरह की चीज़ें कम ही मिल जाती हैं, अभी भी की जनरेटेड मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी 2 नंबरियाँ मिल जाती हैं, बट लेकिन मैं देखता हूँ कि जितना इजीली, जितना कन्वीनियंटली, आज से शायद 15-20 साल पहले ये होता था कि सीढ़ियाँ रुल रही होती थी अब उतना आसान नहीं रहा। ऐसे भी जब से वो क्लाउड सर्विसेज पे गए हैं तो तब से चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। उन्होंने स्यापा ही मुका दिया, उन्होंने कहा क्लाउड क्या हो तो हर साल पैसे दो। ओके, सो सॉफ्टवेयर में हम बात कर रहे थे किसकी भला? ऑफिस की। सो मिसाल के तौर पे चले हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा पूरी करते हैं। सॉफ्टवेयर आपने खरीदा, ये इकोनॉमिक रिसोर्स है, कंट्रोलेबल है, फ्यूचर बेनिफिट्स हैं, हमने कहा ये एसेट है। अच्छा ये कैश नहीं है, ये राइट टू रिसीव कैश नहीं है, लिहाजा ये नॉन मॉनेटरी है। ये सेपरेबल है, यानी ये लाइसेंस में आगे किसी को बेच सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, लीज पे दे सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, आइडेंटिफाइबल है। और अगर मैं एज्यूम करूँ कि नहीं ये लाइसेंस स्पेसिफिकली मेरे नाम पे जारी हुआ है और मैं आगे किसी को भी नहीं बेच सकता, तो भी ये किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुआ है, तो ये आइडेंटिफाइबल है और ये विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, तो ये एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल, अब मैं बात कर रहा था कि हमने ब्रांडिंग पे पैसे खर्च दिए हैं और मार्केटिंग कर दी, सेलिब्रिटीज़ को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और 5 सालों में हमने अपना एक नाम क्रिएट कर लिया। अब अगर आप किसी को बेचने जाएंगे ना तो वो आपको आपके नाम के पैसे दे देगा,
अगर आप डे 1 पे किसी को जाके फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम बेचने की कोशिश करते तो वो कहते यार पता नहीं की लेके आ गया। लेकिन आज अगर वो कंपनी अपने आप को बेचने के लिए जाए तो दे विल फेच अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज नाउ इट्स अ इन इट्स ओन I mean category, it's a brand. You agree? You seem to be surprised. अच्छा, okay. So ये जो उसने अपनी एक शोहरत बनाई है, आखिर इसके को पैसे मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? मिल तो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इंटेंजिबल एसेट है कि नहीं है? इज इट एन एसेट? कैसे? ये इकोनॉमिक बेनिफिट देता है फ्यूचर के लिए। अगर मैं गुडविल की एक नॉन IFRS डेफिनेशन दूं, IFRS डेफिनेशन नहीं, नॉन IFRS डेफिनेशन दूं, तो गुडविल इज योर दैट हिडन टैलेंट और योर हिडन कैपेसिटी, कैपेबिलिटी दैट विल फेच यू मोर कैश फ्लोज देन व्हाट अ नॉर्मल बिजनेस फेचेस, है ना? आप एक आम बिजनेस जो एक कपड़े धोने वाला साबुन बेच रहा है, वो एक आम बिजनेस जितने पैसे ला सकता है, गाय सोप उससे ज़्यादा पैसे ला सकता है। So that help it bring more cash flows. So that more cash flows और उन सारों की present value is actually the worth of that name, guy soap, right? और goodwill. क्या मैं कह सकता हूँ ऐसे? कह सकता हूँ ना? So goodwill is something that can bring you more cash flows than a normal business, than a business without goodwill. So it is the capacity to bring more cash flows. ठीक है? So we can say it meets the definition. It probably looks like a definition meet कर जाएगा. Okay? ये नॉन मॉनिटरी है, yes, ना ये कैश है, ना ये राइट टू रिसीव कैश है, yes, ये विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, बट आइडेंटिफाइबिलिटी में दो बातें पूरी करनी होंगी, इनमें से कोई एक बात पूरी करनी होगी। क्या ये सेपरेबल है? गुडविल जाएगी तो साथ बिजनेस भी जाएगा। गुडविल तने तनहा नहीं जाएगी, बिजनेस के साथ जाएगी। यानी मैं अपना बिजनेस ही उसको बेचूंगा ना, तो गुडविल साथ जाएगी। खाली मैं कहूं कि साबुन तो मैं ही बनाई जाऊंगा और बेची जाऊंगा, तू सिर्फ गाय सोप का टाइटल ले जा, तो प्रैक्टिकली मुमकिन तो है, यानी बट यू सी इट इज नॉट फिजिबल फॉर समवन के आई स्टिल डू द सेम। आपको याद होगा बिजनेस लॉ में शायद आपने पढ़ा हो, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड, बट साथ उसकी एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस क्या हैं? कोई है जहन में आपके कोई ऐसी छोटी मोटी बात? लग सकता है और एक सर्टेन टेरिटरी में लग सकता है, रीजनेबल एरिया में लग सकता है। आप कह सकते हैं भाई देख तू गाय सोप बनाता था, अब बंद कर दे, मैंने ले लिया ये ब्रांड, अब तूने नहीं सोप बनाना, तो तू बनाएगा तो लोग तो फिर तेरे पास आ जाएंगे। फिर मुझे क्या फायदा हुआ? उनको पता है बंदा तो वो बैठा पीछे जो कार्य करता था सारा, वो फिर तेरे पास आ जाएंगे, तो वो मुझे रिस्ट्रिक्ट करेगा कि भाई। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन वो इतनी कर सकता है ना कि पाकिस्तान में नहीं तू बेचेगा, ये तो नहीं कह सकता कि मैं अमेरिका जाके भी नहीं बेच सकता, है ना? तो एक रीजनेबल टेरिटरी के अंदर अंदर वो मुझे रोक सकता है, ठीक है, अगर मैंने उसको अपना बिजनेस बेच दिया है। तो आम तासुर क्या है कि व्हेन यू सेल द गुडविल, एक्चुअली यू सेल योर बिजनेस अलोंग, इट इज नॉट सेपरेट, इट गोज अलोंग द बिजनेस, ठीक है? तो ये वाली बात पूरी करना मुश्किल हो जाएगी। अब ये वाली बात पूरी करके देख लेते हैं। क्योंकि ये बनाई खुद है, ये तो कहीं से आई नहीं है, तो फिर तो ये चीज़ भी पूरी नहीं हुई। तो आइडेंटिफाइबिलिटी का क्राइटेरिया गुडविल ने मीट नहीं किया, लेकिन एक सूरत में मीट हो सकती है। अगर गुडविल एक्वायर कर लूं, वही जो गाय सो बेच रहा था मैंने उससे खरीद लिया, मैंने कहा भाई आपकी ये फैक्ट्री है 50 करोड़ की, मैं आपको दूंगा 90 करोड़, ऊपर वाले 40 किस चीज़ का दे रहा हूँ? उसके गुडविल का, भाई उसकी ब्रांडिंग का, उसके नाम का। मैं कह रहा हूँ फैक्ट्री की वर्थ तो 50 करोड़ है भाई, इसके अंदर जो मशीनें लगी हुई हैं मैं 50 करोड़ में ला के लगा सकता हूँ, लेकिन खाली मशीनें लगा लेने से वो गाय सोप तो नहीं बन जाएगा।
तो वो ब्रांड के लिए अब मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको दूंगा भाई 90 करोड़। ये जो ऊपर वाला 40 करोड़ मैंने आपको दिया है, ये किस लिए दिया है? ये गुडविल के लिए दिया है। ये एक एसेट है, ये नॉन मॉनिटरी है, ये विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, एंड इट अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। सो गुडविल मे बिकम एन इंटेंजिबल एसेट if it is acquired, and it will not be an intangible asset if it is internally generated. So that is why IAS 38 ने categorically लिख दिया है, internally generated goodwill shall not be recognized at all. आप अपनी इंटरनली जनरेटेड गुडविल रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते। आप जो मर्जी स्टोरियां डाल लें कि मेरी कंडीशन मीट हो रही, उसने बैन ही कर दिया सीधा। यानी ये बात उसने जजमेंट पे छोड़ी नहीं है। ऐसे भी हो सकता था ना कि वो कहे अच्छा यार देख लेना, जहां डेफिनेशन मीट हो वहां कर लेना, जहां ना हो। उन्होंने कहा नहीं, इंटरनली जनरेटेड गुडविल बैन है, ये रिकॉग्नाइज हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अलबत्ता एक्वायर्ड गुडविल रिकॉग्नाइज हो सकती है। बट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्वायर्ड गुडविल के लिए भी IAS 38 के बजाय एक दूसरा स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है, विच इज IFRS 3। वो इसकी तफसील बताता है कि एक्वायर्ड गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, उसकी कैसे रिकग्निशन होगी, उसकी अकाउंटिंग का सारा सिलसिला IFRS 3 बताता है। और ये आपके सिलेबस में है, ये IFRS 2 के सिलेबस में है। ठीक है, IFRS 3 का नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई बिजनेस एक्वायर करते हैं तो उसको बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। भाई मैंने आपका बिजनेस एक्वायर कर लिया, इसको बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। और गुडविल उसी सूरत में निकल सकता, मैंने बताया ना गुडविल तो बिजनेस के साथ ही जाती है। तो मैंने एक बिजनेस एक्वायर किया और उस बिजनेस में मैंने गुडविल के पैसे उसको अलग एक्स्ट्रा पे किए, तो दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज गुडविल। ठीक है, और उसका सादा तरीका क्या होता है, जो बिजनेस मैंने एक्वायर किया है ना उसकी फेयर वैल्यू क्या है और मैंने पैसे कितने दिए हैं। जो पैसे मैंने उसकी फेयर वैल्यू से ज़्यादा दिए हैं वो गुडविल है। ठीक है, जिस तरह भी मैंने कहा कि भाई ये जो आपकी फैक्ट्री है इसकी फेयर वैल्यू निकाल लो, इसकी लैंड की, इसकी बिल्डिंग की, इसकी फर्नीचर की, इसकी मशीनरी की, इसके अंदर इक्विपमेंट पड़ा है, इसके अंदर जो कुछ भी है उस सारे की फेयर वैल्यू कर लो। वो निकली 50 करोड़, दिए मैंने 90 हैं, तो जो ऊपर दिया है वो गुडविल है। ठीक है, और हमने बात की प्लेइंग राइट्स की, ये भी इंटेंजिबल का क्राइटेरिया मीट करते हैं। किसी स्पोर्ट्समैन के प्लेइंग राइट्स ले लिए, वो राइट्स एसेट हैं, वो नॉन मॉनिटरी हैं, वो आइडेंटिफाइबल हैं, कॉन्ट्रैक्ट से राइज हुए हैं और वो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हैं। ठीक है, और कोई चीज़ आपके जहन में आती है जी? कॉपीराइट्स, करेक्ट, कॉपीराइट्स वो एसेट हैं, वो नॉन मॉनिटरी हैं, वो आइडेंटिफाइबल हैं। आइडेंटिफाइबल है ना, अराइजेस फ्रॉम लीगल प्रोटेक्शन, है ना। आप कॉपीराइट कैसे लेते हैं, आप एक चीज़ डेवलप करते हैं, बनाते हैं और फिर जाकर रजिस्टर करा लेते हैं गवर्नमेंट को, भाई ये मेरे राइट्स हैं, कोई और नहीं छाप सकता। सिमिलरली पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, भाई आपने एक फार्मूला बना लिया, आपने एक कोई नई टेक्नोलॉजी बना ली, कोई नया सॉफ्टवेयर बना लिया, कोई हार्डवेयर बना लिया और जाके आपने पेटेंट करा लिया, भाई ये बल्ब मैंने बनाया है। एडिसन की बात कर रहा हूँ, एडिसन ने यही जाके कहा हुआ है भाई मैं बनाया है भाई। तो अगर किसी और ने भी बनाया है तो जिन्हें जाके पहले करा लिया रजिस्टर होता ही है तो जिसने ये पेटेंट करा लिया, अब ये पेटेंट राइट्स उसके हो गए हैं। ठीक है, उसके लिए ये कंडीशंस मीट करेगा। अच्छा, वो पेटेंट कल को मैंने आपको पैसे देके खरीद लिया, अब ये मेरे लिए है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में एसेट है, नॉन मॉनिटरी, आइडेंटिफाइबल है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है। तो इस तरह और भी आप सोचते जाएंगे तो कोई ना कोई चीज़ आपके सामने आती जाएगी कि ये भी इंटेंजिबल है, ये भी इंटेंजिबल है, ये भी इंटेंजिबल है। सो इंटेंजिबिलिटी के अंदर ये 4 या मोर प्रॉपर्ली ये 3 बातें होना ज़रूरी हैं। ये तो एसेट की है ना कि इंटेंजिबल एसेट है तो एसेट होगा, तो एसेट होगा। तो इंटेंजिबिलिटी के लिए ये 3 बातें हैं, नॉन मॉनिटरी हो, आइडेंटिफाइबल हो, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो। अगर ये सब बातें आपको समझ में आ जाती हैं तो जब भी आपके सामने कुछ सिचुएशन अराइज होगी तो आप उसमें पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इन क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है तो इंटेंजिबल है, नहीं कर रहा है तो नहीं है। ठीक है, यहाँ ये बात ज़रूर ज़हन में रहे कि एक जनरल गाइडलाइन है, ये हमेशा एप्लीकेबल है
किसी भी एसेट के लिए अगर कोई मोर रिलेटेड स्टैंडर्ड मौजूद है तो वो अप्लाई होगा, ठीक है। अब अगर कोई इंटेंजिबल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई दूसरा स्टैंडर्ड ज्यादा क्लोजली अप्लाई होता है तो फिर वो अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पे आपने जो इंटेंजिबल बनाया है ये आपकी इन्वेंट्री है, तो फिर IAS 2 अप्लाई होगा, फिर IAS 38 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे अभी हम बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो फॉर एग्जांपल जिसने ऑफिस बेचना शुरू कर दिया वो कह सकता है कि जी मेरी तो ये इन्वेंट्री है। लेट से अगर वो ये कह देता है कि भाई मेरे लिए तो ये इन्वेंट्री क्लासीफाई होता है, तो फिर वो इन्वेंट्री है। जब इन्वेंट्री है तो फिर IAS 2 लगेगा, IAS 38 थोड़ी लगेगा। तो किसी भी एसेट पे जब कोई ज्यादा रिलेटेड एसेट स्टैंडर्ड सामने आ जाएगा तो फिर उसको अप्लाई करेंगे, फिर इसको अप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरह कुछ एसेट्स या कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो एक ऐसी सिचुएशन में पैदा हो रही होती हैं जिन पे कोई रेलेवेंट स्टैंडर्ड दूसरा लग रहा होता है, वहां भी उसी स्टैंडर्ड को लगाया जाता है। मसलन मैंने एक इंटेंजिबल एक्वायर करना है, मसलन मैंने एक सॉफ्टवेयर एक्वायर करना है। फर्ज कर लीजिए सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है 100 मिलियन रुपए में, ठीक है। ये 100 मिलियन का सॉफ्टवेयर मैंने एक्वायर करना है। जैसे SAP के लाइसेंसेस लोग लेते हैं, SAP अगर आपने लगाना है, ओरेकल अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे एंड दे कॉस्ट हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल SAP का एक लाइसेंस जो है वो अगर आपको 4-4.5 $4,000 का कॉस्ट करता है और आपकी कंपनी में 150 बंदे ने इस्तेमाल करना है, तो यू सी इट्स अ बिग मनी। सो आपने लेट से वो 100 मिलियन रुपए का एक सॉफ्टवेयर एक्वायर करना है। आप कहते हैं यार इतने पैसे इकट्ठे नहीं दे सकता मैं, तो किस्ता ना करा लिए आपने एक लीजिंग कंपनी के थ्रू इस इंटेंजिबल को लीज करा लिया, ठीक है। तो ये मुमकिन है ना कि IFRS 16 लीजेस पहले अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि लीज की ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन तो लीज की है ना, तो IFRS 16 एप्लीकेबल हो जाएगा। IFRS 16 जिस हद तक एप्लीकेबल होगा वहां तक उसी को लगाऊंगा, जहां पे उसकी एक्सटेंड खत्म हो जाएगी वहां से आगे इसको लगा दूंगा। तो ये एक कॉमन प्रिंसिपल के तौर पे ध्यान में रखिएगा। मैं इसको प्रॉपर्टी प्लान के पॉइंट से समझाता हूँ, इसको वहां से समझाता हूँ। मैंने एक गाड़ी खरीदनी है लीज पे, IFRS 16 लगेगा किस पे? लीज कौन सी, यानी जब मैं गाड़ी खरीदता हूँ ना उधार पे, तो इस एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। क्या एंट्री डलेगी आपके ख्याल में? आपने एक गाड़ी उधार पे खरीदी है, क्या एंट्री डलेगी? व्हीकल डेबिट हो जाएगा, पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, ऐसे ही है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ये पेएबल वेंडर को पेएबल नहीं है, सप्लायर को पेएबल नहीं है, ये बैंक को पेएबल है, लीज पेएबल है बेसिकली। तो एंट्री क्या बन रही है? व्हीकल डेबिट, लीज पेएबल क्रेडिट। नाउ द क्वेश्चन इज IFRS 16 किस पे लगेगा? लीज पेएबल पे या व्हीकल पे? दोनों पे, क्योंकि जितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा उतनी ही अमाउंट से डेबिट होगा ना। तो द अमाउंट बाय विच द व्हीकल विल बी डेबिटेड will be determined by IFRS 16. हो गया बुक? Now subsequently IAS 16 will apply, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैसे लेनी है, रीवैल्यूएशन कैसे करनी है, वो तो IAS 16 ने बताया है, वो लीजेस थोड़ी बताएगा, वो PP बताएगा। इन द सेम फैशन आपने एक इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर लिया लीज पे, तो एंट्री क्या होगी? इंटेंजिबल एसेट डेबिट, लीज पेएबल क्रेडिट। इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? IAS 38 नहीं बताएगा अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, IFRS 16 बताएगा कि इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी। हो गई, एंट्री डाल गई, यहां से आगे क्या होगा? IAS 38 लग जाएगा। अब इसके आगे इसने डेप्रिशिएट होना है या नहीं होना है ना, वो सारी बातें इसके लग जाएंगी। तो ये एक कॉमन प्रिंसिपल के तौर पे समझ लीजिए कि किसी भी आइटम, किसी भी एसेट, किसी भी लायबिलिटी या चीज पे हो सकता है कि मल्टीपल स्टैंडर्ड ऑपरेट कर रहे हो। तो हमने देखना है कि कौन सा स्टैंडर्ड कौन से मामले पे पहले लगेगा, लग गया उसके बाद कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा उसको लगा देंगे। बाज़ औक़ात सारा ही एक ही स्टैंडर्ड लग जाएगा, जैसे मैंने कहा IAS 2, सारा ही IAS 2 लगेगा, वही बताएगा कि इसको इनिशियली रिकॉग्नाइज कैसे करना है, वही बताएगा सब्सिक्वेंटली क्या करना है, सब्सिक्वेंटली लोअर ऑफ कॉस्ट एंड इनर भी है ना, और अगर बिक गया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये तो वो सारी बातें वही बता रहा है। लेकिन लीज के केस में सारी बातें IFRS 16 नहीं बता रहा, वो सिर्फ बता रहा है कि एसेट बुक कितने से करना है, कर लिया, आगे कुछ नहीं बता रहा। तो इसका मतलब बाकी बातें कौन बताएगा? फिर वो तो बता नहीं रहा, तो ये बताएगा। अगर सारी बातें वो बता देता
तो फिर मैं IAS 38 की तरफ ना आता, मैं वहीं रह जाता। मैं कहता वही बता रहा है सारी बातें कि भाई लीज पे तुमने इंटेंजिबल लिया है तो उसकी यूजफुल लाइफ कैसे देखेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन कैसे देखेंगे, उसकी सारी बातें अगर वही बताई जा रहा है फिर वही लगाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता आमतौर पर। स्टैंडर्ड बेवकूफ़ तो नहीं है, उसको पता है उधर लिखी हुई है, वो क्या करता है जितनी की बात उसने बतानी होती है वो एक स्टैंडर्ड बता देता है, बाकी पे खामोश हो जाता है। तो वो खामोश हो गया तो इसका मतलब बाकी बातें रेलेवेंट स्टैंडर्ड में जाके देखो। जिस तरह मैंने आपको गाड़ी के केस में कहा कि आपने गाड़ी खरीदी तो व्हीकल डेबिट, लीज पेबल क्रेडिट, तो व्हीकल की अमाउंट कितने से डेबिट होगी IFRS 16 लीजेस बताएगा, उसके बाद वो खामोश है। इसका मतलब है कि अगली बातें सारी IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बताएगा, वहाँ से जाके देखेंगे। ठीक है, इस तरह से एक गाइडलाइन चल रही होती है। तो हमने इस पूरे मामले में ये बहुत अच्छे से आई बिलीव समझ लिया कि इंटेंजिबल एसेट क्या है। ये एक बड़ा मरहला था इसको समझने में कि इंटेंजिबल एसेट क्या होता है। अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें आएंगी, जब आप किताब से भी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको इक्का दुक्का कोई चीज़ें रिफ्रेश होती जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे IAS 38 ने जब एसेट के ऊपर बहस की है तो उसने उसके अंदर कंट्रोल के ऊपर बहस की हुई है। हम कहते हैं ना एसेट इज़ अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, तो वो जो इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी है वो कंट्रोल क्या है, उसने इसके ऊपर बहस की हुई है। ये वही बात है जो फ्रेमवर्क में भी लिखी हुई है, ये वही बात है जो IAS 38 में आगे लिख दी है, ये वही बात है जो आप FAR 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंट्रोल क्या है, इज द पावर टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स और पावर टू रिस्ट्रिक्ट अदर्स फ्रॉम गेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कंट्रोल का मतलब क्या है, मेरे पास एक ज़मीन है, एक प्लॉट है, लेट्स से एक पीस ऑफ लैंड है, इस पे मेरा कंट्रोल कैसे स्टैब्लिश होगा? आइदर इस ज़मीन को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, और मेरा कंट्रोल कैसे स्टैब्लिश होगा, मैं लोगों को इस ज़मीन को इस्तेमाल करने से रोक सकता हूं। बदमाशी से नहीं, मतलब हमें जाहिर है मेरे को राइट्स हैं तो मैं लोगों को रोक रहा हूं ना। ठीक है, एक मुझे इंसिडेंस याद आता है, जब आप कोई सोसाइटी बनाते हैं ना, हाउसिंग सोसाइटी, तो आप क्या करते हैं, उसमें सड़कें बनाते हैं। ठीक है, एक सड़क है, ये सड़क है, बीच में दरम्यान में प्लॉटिंग हुई होती है। फर्ज करें ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, ये प्लॉट है। ये जब आप सोसाइटी बना के सारे प्लॉट 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 काट देते हैं, इनका 20% जो है ना वो आप मॉर्गेज कर देते हैं LDA को। लाहौर में चूँकि LDA लग रहा है, बाकी जगहों पे जो भी लगेगी अथॉरिटी, तो आप LDA को मॉर्गेज करा देते हैं। मॉर्गेज LDA को क्यों करा देते हैं? क्योंकि अभी सोसाइटी आपने नक्शे पे ही बनाई है फिजिकली आपने सड़कें और ये सारा कुछ अभी बनाया नहीं है। लोगों को आप बेच के पैसे ले लें, बाद में आप सड़कें ना बनाएं, लोगों को डिलीवर ना करें, लोगों के पैसे मर जाएंगे। तो ज़मानतन LDA क्या करता है, 20% प्लॉट अपने नाम पे मॉर्गेज करा लेता है। कहता है जब तुम डेवलपमेंट सारी कर लोगे ना, मैं आके इंस्पेक्शन करूँगा, मेरी तसल्ली होगी, ये प्लॉट रिलीज़ कर दूँगा। अगर नहीं करोगे तो ये प्लॉट मैं बेच के डेवलपमेंट कर दूँगा ताकि लोगों का नुकसान ना हो। ठीक है, ये एक लीगल मैकेनिज्म है। हमारे ग्रुप में चूँकि है हाउसिंग का बिजनेस, तो हमने बनाई और काम शुरू कर दिया, और हमें कुछ ईंटें बजरी वगैरह कुछ पार्क करना था, तो हमने कुछ प्लाटों के अंदर यहाँ रख दी। LDA टुक सीरियस नोटिस ऑफ इट। उन्होंने कहा ये प्लॉट हमें मॉर्गेज हुआ है, आपने इस पर पैर भी क्यों रखा है यानी भाई हम तो काम करें, तो उन्होंने कहा इट्टा ही रखनी है ना, इतने रख दो। उन्होंने कहा नहीं, कहीं और उठा करके, ये हमें मॉर्गेज है, यहाँ नहीं रख सकते। What was that? It was their right to restrict others from using it. ये भी आपके राइट्स होते हैं। ठीक है, अब जाहिर है वो एक मॉर्गेज की सिचुएशन थी और उसमें हमने उनको बेचा नहीं था और वो एक जमानतन दिया हुआ था, तो वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, नॉट ऑलवेज द राइट अराइजेज कि मैं उसको हासिल कर लूँ। समटाइम द राइट अराइजेज कि मैं लोगों को उसको हासिल करने से रोक सकता हूँ। भाई तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है ना, भाई तुम्हारा नहीं है ये, यू कांट यूज इट, यू कांट गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, ये भी राइट्स होते हैं, कंट्रोल में ये भी शामिल होता है। सो कंट्रोलिंग समथिंग मीन्स आइदर हैविंग पावर टू यूज इट और हैविंग पावर टू डायरेक्ट इट इन द फैशन एज आई वांट, और द पावर टू रिस्ट्रिक्ट अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट। ये सब मेरी कंट्रोल को एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, और कंट्रोल की सिचुएशन में कंट्रोल कब होगा और कब नहीं होगा, ये बात पूरी हो जाए तो कंट्रोल है। और उसके लिए फिर खुद स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करता है एक स्पेसिफिक सिनेरियो को कि एम्प्लॉइज़ यूजुअली कंट्रोल की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते हैं,
hence the employees cannot be termed as assets because the control criteria is not met. Usually it is considered that employees, for example, आपने किसी को एम्प्लॉय किया है, वो आपको नोटिस देगा और छोड़ देगा, आपको यही कहेगा जनाब मैं आपको 2 महीने का नोटिस दे रहा हूँ, आप नवा बंदा हायर कर ले, मैं जा रहा हूँ, तो चला जाएगा. तो एम्प्लॉयज यूजुअली कांट बी कंट्रोल्ड, हेंस एम्प्लॉयज कांट बी टर्म्ड एज एसेट्स, नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल. एसेट ही नहीं है तो फिर वो टेंजिबल इंटेंजिबल वाली बात तो खत्म हो गई. सिमिलरली स्टाफ ट्रेनिंग्स कांट बी डिक्लेयर्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स. भैया आपने किसी को ट्रेनिंग दी है तो आप कहेंगे ना कि मैंने उसको एक स्किल सेट सिखाया है, तो दैट स्किल सेट इज समथिंग इंटेंजिबल. आपके जहन में ख्याल आ सकता था ना, स्टैंडर्ड ने उसको खुद ही बहस करके कह दिया है नहीं हो सकता. क्यों? तो जिसको ये स्किल सेट सिखाया है वो कंट्रोल में नहीं है, वो आपने उसने सीख लिया, फिर 2 महीने बाद उसने नोटिस दे दिया जी मैं तो आगे जा रहा हूँ, मुझे आगे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं. ठीक है, उधर दूसरे कमरे में सामने वाले. तो इस तरह से कंट्रोल इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है. अगर कंट्रोल नहीं है तो एसेट नहीं है, एसेट नहीं है तो फिर अगली बात भी नहीं है. तो स्टाफ ट्रेनिंग, हाँ मैं ये समझता हूँ कि ये एक सिचुएशन ज़रूर पैदा हो सकती है जहाँ पे आप स्टाफ ट्रेनिंग को कंट्रोल कर लें. मिसाल के तौर पे आप किसी स्टाफ के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि भाई हम आपको फ़लाँ ट्रेनिंग पे भिजवा रहे हैं यूएसए, इसके ऊपर हमारी इतनी कॉस्ट आएगी, सो we would not like that you leave the company, so there is a 3 years contract between you and us. You can't leave the company for 3 years because this is a specialized training and most of this part of the training we need for the 3 years, right? उसके बाद बाकी लोग सीख जाएंगे. भाई 3 साल में आपके साथ जो पूरी टीम होगी वो भी सीख जाएगी, तो हम आपको ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं so that you train the others as well, right? So आप ट्रेनिंग लेके आ जाएं, यहाँ काम करें, 3 साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते. उसके लिए आपसे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट कर लिए जाएँ, कोई आपसे गारंटियाँ भी ली जा सकती हैं, कोई आपके साथ कोई इस तरह की सिचुएशन में नहीं जा सकती. बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने एक प्लेयर के साथ भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही किया था ना कि भाई आप मेरे लिए खेलेंगे और देखो साल से पहले छोड़ के नहीं जा सकते, खेलना मेरे लिए है तुमने. अब अल्लाह ज़िंदगी दे उसे, वो मर भी सकता है, लेकिन इसको तो आप काउंट नहीं करते ना. जैसे आप एक मशीन खरीद के लाए हैं तो मशीन धमाके से फट भी तो सकती है, बट हम ये तो नहीं कहते कि ये मशीन मेरा एसेट नहीं है, मेरा एसेट ही है. जिस दिन मशीन डेड हो गई उस दिन तो फिर इम्पेयर हो गई ना, खत्म हो गई उस दिन, लेकिन जब तक वो अलाइव है तो मैं यही समझता हूँ कि ये अगले 15 साल चलेगी. तो ऐसे ही मैंने किसी के साथ ट्रेनिंग अरेंजमेंट इस तरह से किया कि देखो मैं स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवा रहा हूँ, लेकिन अब ये स्टाफ के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये 3 साल से पहले छोड़ के नहीं जा सकते, नोटिस भी नहीं दे सकते, ये भी नहीं कह सकते जी पैसे ले लो मैं जान दो. कहता मेरे भाई लैंड करा दे. ये भी नहीं कह सकते कि भाई मुझे तू पैसे ले ला भाई मैंने छोड़ दे. तो ऐसे तो इस किस्म के अरेंजमेंट्स रिफ्लेक्ट दैट यू हैव अ कंट्रोल ओवर दैट सिनेरियो, देन यू कैन से. बट यूजुअली यू सी ऐसा नहीं होता. आमतौर पे आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग्स जो दिलवा रहे होते हैं, रूटीन की ट्रेनिंग्स, वो रूटीन की ट्रेनिंग्स का पार्ट होती हैं, वो उसमें ऐसा एलिमेंट नहीं होता. जी आप कह सकते हैं कि अगर वो इसमें, मुझे चूँकि पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट नहीं मालूम, तो हो सकता है कि आप उसमें कहें कि ये मेरा, हाँ नहीं आई नो 10-12 साल का एक पीरियड होता है, लेकिन अगर उससे पहले छोड़ के आना हो तो पैसे दे सकते हैं आप. मेरी याददाश्त में जो है किसी ने मुझे बताया था कि आप वहाँ गए, उन्होंने आपको 15-20 लाख रुपए का कोर्स कराया, अब आप कहते हैं कि जनाब मैं जाने लगा तो कहते हैं 5 लाख जमा करा देते हैं जा फिर. ठीक है, तो वो ऐसी सिचुएशन हो सकती है. ओके उसने कैटेगरी नहीं, उसने तो यूँ लिखा है कि कंट्रोल कब इस्टेब्लिश होगा, उसने तो उसको एक्सप्लेन किया है. फिर उसने एक एग्जांपल के तौर पे समझाया है कि देखो स्टाफ ट्रेनिंग जो होती है ना वो यूजुअली क्राइटेरिया मीट नहीं करती है. क्यों नहीं करती है? क्योंकि आप कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर सकते. अब अगर आप ये काउंटर आर्गूमेंट लाते हैं और आप कहते हैं जनाब स्टैंडर्ड ने ये तो नहीं कहा कि करना ही नहीं है, उसने कहा यार ये क्राइटेरिया मीट नहीं करती है, देखो मैं एक सिनेरियो लाया हूँ यहाँ क्राइटेरिया मीट हो गया है तो कर ले. इंटरनली जनरेटेड गुडविल है ना, उसमें लिखा हुआ है इंटरनली जनरेटेड गुडविल शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड. उत्थे तुसी जो मर्जी कर लो जी क्राइटेरिया इंज हो गया, वो कहता है ही नहीं, कर ही नहीं सकते. ठीक है. अच्छा, अब ये जो गुडविल है इंटरनली जनरेटेड, ये सिर्फ इंटरनली जनरेटेड गुडविल ही नहीं है, ये मुख्तलिफ नामों से आपके सामने आ सकती है. मिसाल के तौर पे
इंटरनली जनरेटेड पब्लिशिंग टाइटल्स। मिसाल के तौर पे आपने क्या वो बना लिया, मिसाली, आपके ध्यान में है मिसाली का खुलासा, मिसाली की है दैट इज अ पब्लिशिंग टाइटल, है ना, मिसाली। अब जिस किताब पे आप मिसाली लगा देंगे या पायलट, है ना, जिस पे आप पायलट लगा देंगे वो बिक जाएगा, क्योंकि एक ब्रांड बन गया ना एक तरह से। सो यू सी, तो गुडविल इज नॉट ऑलवेज बाय नेम कॉल्ड गुडविल, समटाइम इट इज अ पब्लिशिंग टाइटल, समटाइम इट इज अ ब्रांड नेम, लक्स, है ना, डव, है ना, ये ब्रांड असल में तो गुडविल ही है। वो कहता है आप इसको गुडविल कह लें, आप इसको ब्रांड कह लें, आप इसको पब्लिशिंग टाइटल कह लें, आप इसको मास्टर्ड कह लें। मास्टर्ड मतलब अखबार छपता है ना, यूं लिखा होता है जंक, वो जो एक डब्बा सा बना होता है, दैट इज मास्टर्ड, राइट। वो भी टाइटल ही की शक्ल है ना, वो भी ब्रांड ही है, और क्या है। यानी नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन दर हकीकत बात तो एक ही हो रही है। कहते हैं ये सारे इंटरनली जनरेटेड रिकॉग्नाइज नहीं हो सकते, यानी पब्लिशिंग टाइटल, मास्टर्ड, ब्रांड नेम, गुडविल, अगर ये इंटरनली जनरेटेड हैं तो रिकॉग्नाइज नहीं हो सकते। हाँ, अगर ये एक्वायर्ड हैं हो सकते हैं। और उसमें एक और चीज़ का भी लफ्ज़ ऐड किया है उसने, कस्टमर लिस्ट्स। कस्टमर लिस्ट्स, अगर आपके पास कस्टमर लिस्टिंग है, कस्टमर लिस्टिंग की एक कॉमन एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे कोई डायरेक्टरी है ना, जैसे एक डायरेक्टरी है जिसमें दिया हुआ है कि ये 1000 लोग हैं जो कि फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदते हैं, है ना। अब डाटा तो आज, अब तो डाटा ही बिकता है तो दैट कस्टमर लिस्ट जो आपने इंटरनली जनरेट की है, आपने लोगों को चीज़ें बेच के उनका डाटा इकट्ठे करते रहे। आप चीज़ खरीदते हैं ना, वो फ़ौरन आपको कहता है नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, शनाख्ती कार्ड क्या है, बच्चे कितने हैं सारा कुछ ही पूछ लेता है आपसे, ठीक है। वो क्या कर रहा है, पीछे डाटा क्रिएट कर रहा है, दैट डाटा इज समथिंग वर्थ, राइट। सो वो आपने लिस्ट बना लिया है। अब ये लिस्ट इज समथिंग वेरी प्रेशियस, यू नो, दीज 5000 पीपल आर द वंस जो कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदते हैं। और फॉर एग्जाम्पल फलां स्पोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट से मतलब इक्विपमेंट खरीदते हैं। सो इफ यू हैव सम न्यू प्रोडक्ट और इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ द क्रिकेट, यू नो these 5000 people are going to love it, right? So this is something precious. ये एसेट नहीं है ये इंटरनली जनरेटेड है, ठीक है, बट ये बिक तो सकती है, मैंने आपको भेज दी, इनके लिए एसेट है। सो एक्वायर्ड गुडविल, एक्वायर्ड ब्रांड, एक्वायर्ड मास्टर्ड, एक्वायर्ड पब्लिशिंग टाइटल, एक्वायर्ड कस्टमर लिस्ट, ये सब एसेट हो सकते हैं, लेकिन इंटरनली जनरेटेड हो तो फिर नहीं हो सकते, क्योंकि ये दरअसल आपकी गुडविल के साथ पैदा हो रहे होते हैं। आपका ब्रांड आपकी गुडविल के साथ ही बन रहा होता है, अलग से तो नहीं बन रहा होता, है ना। तो इन चीज़ों को उसने एक ही प्रीव्यू में लेके बैन कर दिया कि इनको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अच्छा जी, मैं आपको किताब से असाइन कर दूं। किताब मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप कर दी थी कल, आपने डाउनलोड भी कर ली होगी शायद। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, नहीं 4, बल्कि पेज नंबर 3.25 तक। मतलब है कि चौथे सफ़े पे हैं ही 4 लाइनें लिखी हुई सिर्फ, तो इसलिए आप ये ना कहें 4 सफ़े देते 3.25 सफ़े जी। आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो एक तो आप अभी वहाँ मैनेजमेंट से मिल के ऐड हो जाएं, और दूसरा ये तो ICAP की वेबसाइट से डाउनलोड भी हो जाती है ठीक, ICAP की बुक। थैंक यू।